सब्जेक्ट में जाने से पहले, ठीक है, मैं एक दो क्लास लेता हूँ ऐसे। जब प्लेन टेक ऑफ होती है तो रनवे में थोड़ा समय लगता है उसको जाने में। तो हम लोग भी थोड़े बड़े जहाज़ के सारथी हैं, और बड़ा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ लेने में समय लेता है। तो इससे पहले कि हम उस सब्जेक्ट में घुसे, है ना, कुछ बातें करेंगे आज, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो आपके आने वाले पूरे साल और तब तक, जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए तब तक आपके काम आएगा। ठीक है, शायद पुराने बच्चे जो हमारे हैं वो पहले कुछ चीज़ें सुन चुके होंगे, कुछ चीज़ें शायद नहीं हो सकती है, और नए के लिए तो पूरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, कल आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी ना? कल कितने लोग आए थे? तो कल जितने आए थे उनका कल इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, है ना? और सर ने कल पूरा पीएससी के जो एसएससी हमारा एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, उसमें क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे उन्होंने डिस्कस की होगी। ठीक है, तो एक सिलेबस का नॉलेज तो आप लोग को हो गया है। ठीक है, अब लेकिन ये जो समय है, आज तारीख क्या है? 11 मार्च। ठीक है, आज है 11 मार्च। और अभी जो गुजरा है वो फरवरी था, और फरवरी में होता है पेपर। पेपर कौन सा? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है फरवरी में, और उसके 4 महीने बाद, लगभग 3-4 महीने बाद क्या होता है? मेंस होता है। मार्च अप्रैल मई, इस समय थोड़ा जल्दी है, जून तक जाता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी है। तो मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मई जून ये आपके मेंस का समय होगा। कब? 2027। 2027 का मार्च, जून या मई का जो महीना होगा वो आपके मेंस का महीना होगा। मतलब इस दिन तक, इस महीने तक आपको इतना कैपेबल हो जाना है कि आप वहाँ पर 21 घंटे में, टोटल 21 घंटे में 18,000 शब्द लिखने के काबिल हो जाए। कितना? सिर्फ 18,000। मेंस का जो पेपर होता है वो 4 दिन होता है, 3 दिन में दो दो पेपर होता है, मतलब एक दिन में दो दो पेपर, 3-3 घंटे का। और जो चौथा दिन होता है वो एक ही पेपर वाला होता है, लास्ट पेपर नंबर 7। और पेपर नंबर 7 जो है वो वैसे ही बकवास पेपर लगता है सबको। ठीक है, तो 3 दिन में, 4 दिन में 7 पेपर होता है, यानी कि आपकी लाइफ का 4 दिन, ठीक, 21 घंटे, सॉरी 70 हो गया, 21 घंटे, 7 पेपर, और 18,000 शब्द, 18,000 वर्ड, कुल जमा यही आपका रिजल्ट है। इसमें परफॉर्म करना है, इसमें आपको अपेयर होना है, इसमें अपना एफर्ट लगाना है, इसमें आपको 18,000 शब्दों में रिजल्ट देना है। यही 18,000 शब्द आपको ये तय करेंगे कि आने वाले 60-70 साल, नहीं 60-70 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 60 साल तो, 62 साल तो वैसे भी एज होती है, 20 साल के 40 साल, तो अगला 40 साल, और उसके बाद जो जियोगे रिटायरमेंट की एज जिसको बोलते हैं अबव 50 जा कर के, वो कैसी होने वाली है, ये इसी बात पर डिपेंड करेगी। 4 दिन, 7 पेपर, 21 घंटे, 18,000 शब्द, यही क्या है आपका गोल है, इसी को देख लो ध्यान से। जीवन में 24 घंटे, सो रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए: 18,000 शब्द, 7 पेपर, 4 दिन, और 21 घंटे।
अगर आपका दिमाग इससे बाहर जा रहा है तो आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। जिस सेकंड आप इससे बाहर सोच रहे हो उस समय आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो आपकी पूरी लाइफ इसी कुछ शब्द के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। अगर आप एक्चुअल में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, खुद मन से आए हो, किसी ने आपको ज़बरदस्ती भेजा नहीं है, पापा ने पीट पीट के भेजा नहीं, कुछ कर तो नहीं रहा, जाकर से पढ़ ले, इतना पैसा डुबा ही चुका है, थोड़ा और डुबा ले तो शायद कुछ मिल जाए, कुछ तेरे अंदर जो ठंडा खून है वो गर्म हो जाए, जाग जाए तेरे अंदर का इंसान। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? अगर है तो फिर दरवाज़ा उधर है, और हमारे पास तो 3-3 दरवाजे हैं, तो जैसे आए थे वैसे भगा दिए जाओगे। क्योंकि जो रिजल्ट नहीं देगा वो लाइबिलिटी है, और जो रिजल्ट देगा वो एसेट है। और लाइबिलिटी किसी को पसंद आती है क्या? क्या पसंद आता है? एसेट। तो आपको एसेट बनना है कि लाइबिलिटी? एसेट बनना है आपको, है ना? फिलहाल जून 2026, जून 2027, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वे सभी इस दिन एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और वहाँ पर मेंस लिख रहे होंगे। जो एलिजिबल नहीं है मैं उनको नहीं गिन रहा हूँ, वो टेंशन मत लो सर, ज़बरदस्ती उठा दोगे क्या? ज़बरदस्ती नहीं बिठाएंगे, उनकी बात है जो एलिजिबल है ना? अब यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, तो मैं सबको अलग अलग तो नहीं कर सकता कि आप करना आप नहीं करना। क्लास तो सिर्फ क्लास होती है, ठीक है? तो अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो सबको सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो साथ में लेकर चलना है सबको, ठीक है? तो ये मान के चल रहा हूँ कि आगे आने वाले साल के जून महीने में आप सब क्लास से बैठे होंगे, और इस अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और इस यहाँ तक जाने के लिए आपका रास्ता क्या होना चाहिए उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फरवरी का महीना होता है उसमें होता हमारा प्री, ये तो फिक्स है। अगला प्री भी फरवरी में ही होगा, ठीक है? और प्रीलिम्स की तैयारी होती ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स की स्पेसिफिक कहीं पे तैयारी की नहीं जाती, लोग करवा देते हैं वो अलग बात है, लेकिन होती नहीं है, ठीक है? टोपी पहनाओ वाला जो मामला है ना, बस वही है, ठीक है? कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करवा दिए, लोगों को लग गया कि भाई प्रीलिम्स निकल जाएगा, आप क्या करोगे? प्रीलिम्स निकाल के सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो मेन से होने वाला है, और मेंस की तैयारी आपने करी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रीलिम्स निकाल लेता है बिना मेंस की तैयारी के, तो उसको देना है जून 2027 में पेपर, 2027 का फरवरी चल रहा है, ठीक? अब आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी है, ठीक? पेपर नंबर 7 ऊपर से जाएगा, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफिक मेंस के हैं, और लगता ये है कि 4 महीने में तैयारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मान के चलिए, अगर आपने रट भी लिया इसको कैसे भी करके, 51 टॉपिक है फिलोसफी में, कितने? 51। और क्वेश्चन कितना आएगा फिलोसफी से? 17 क्वेश्चन फिलोसफी से आएगा, 75 मार्क्स का, और टोटल जो उसमें टॉपिक है वो है 51, एक ज़्यादा 50, हाफ सेंचुरी से ऊपर। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के सिलेबस बनाया है कि आपको पूरा फिलोसफर ही बना के छोड़ने वाले थे, और वो भी वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिला करके, मतलब गजब कॉम्बिनेशन है। पीएससी चाहता है कि आप इतने बड़े फिलोसफर बन जाए कि दुनिया में कहीं भी फिलोसफी झाड़ सके, चाहे वेस्ट में जाओ, चाहे ईस्ट में जाओ, चाहे नॉर्थ में, कहीं पे भी वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी दोनों भर भर के हैं आपके में। वेस्टर्न तो इंडियन तो तब भी समझ आता है कि चलो भर दिया,
अपनी बातें हैं, हम समझ जाएंगे जल्दी। वेस्टर्न बहुत ज़्यादा है, मतलब वेस्टर्न के टॉपिक ज़्यादा है इंडियन फिलोसफी से। अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो 4 वैसे टॉपिक होते हैं उसमें, एक तो इंडियन फिलोसफी, इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न फिलोसफी और एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। वो तो 4 मेन उसमें टॉपिक है। और वेस्टर्न फिलोसफी का जो नंबर ऑफ टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 19 के आसपास। तो सिर्फ इतना नहीं है कि रट लेंगे, ये भी है कि डिलीवर करना है। और डिलीवर करना है सिर्फ बोल के या गोला लगा के नहीं, डिलीवर करना है लिख करके, समझा करके, वो भी उस लेवल पर जिसको बोलते हैं साहित्यिक भाषा, मतलब साहित्य के भाषा के स्तर पर जाकर के आपको अपनी चीज़ों को बतानी है। अब आप में से खुद जो यहाँ बैठे हैं वो ये इस बात को सोचिए कि आप बात करते हो एक दूसरे से, लिखते हो किसी चीज़ को, तो किस प्रकार की भाषा आप यूज़ करते हो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। नॉर्मल भी नहीं हो पाता भैया, उससे कम ही रहते हो। 2 लोग को बात कराता हूँ बिठा करके, आप सुनना बात, फिर आपको समझ आएगा कि आपका स्तर क्या है। 2 ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं जो बहुत उच्च स्तर के, है ना। आप टीवी डिबेट्स में सुनते होंगे, टीवी डिबेट्स का मतलब है डीडी नेशनल वाला डिबेट ना, आज तक और जीटीवी वाला नहीं, डीडी नेशनल वाला डिबेट, आकाशवाणी वाला डिबेट। उस डिबेट के लोग जब आप सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या उनकी लैंग्वेज, क्या भाषा होती बात करने की। हम कैसे बात करते हैं, तू तेरा मैं मेरा, इस टाइप की बात होती है हमारे बीच में, दोस्तों के बीच में फॉर्मली। घर में भी बहुत अच्छी बात हम लोग करते नहीं है। हमारी लैंग्वेज ना हिंदी है ना पता नहीं क्या है, उसको आप हिंदी के स्तर पे तो नहीं रख सकते। इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी इंग्लिश में, इंग्लिश का तो सर पैर ही नहीं होता, ठीक है। हिंदी तो आती ही नहीं, 25-30 भाषा मिला करके हम बात करते हैं, उसके बाद भी बकवास बात करते हैं। तो आपने तो सिर्फ पढ़ा, मान लीजिए 4 महीने में, लिखने का समय आया तो क्या लिखोगे आप। एक टाइम था जब हमारे सीनियर बोलते थे कि भाई मेंस वेस कुछ नहीं होता, बस रट ले, वहाँ जाके ना कुछ भी लिखा जाता है। जब वहाँ जाओगे तो पता चला कुछ भी नहीं लिखा था, एक शब्द नहीं लिखाएगा जब तक आपको लिखना नहीं आता। और लिखना इसलिए नहीं आता क्योंकि लिखा ही नहीं है, इसमें गलती आपकी नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है, पूरी नहीं है। एक टॉपर थी यूपीएससी की, ईरा सिंघल, नाम सुना है क्या आपने, ईरा सिंघल जी का। हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग थी, फर्स्ट रैंक थी, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा लाइन था ये वाला कि मेरे सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका मेरे स्कूल की है। और स्कूल की कैसे है, जब हम क्या करते हैं स्कूल में, हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होता है, उस टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है हमको अपने कॉपी में वही लिखना होता है, ठीक। जो टीचर ने लिखा दिया, हम लोग को पहले ब्लैक बोर्ड में ऐसे लिखाते थे पूरा, तो वो बोलते थे लिख लो आंसर है, हमने देखा और लिख लिया, हमने बुक से देख के लिख लिया, हमने ब्लैक बोर्ड से देख के लिख लिया, हमने अदर कोई सोर्स से देख के लिख लिया, लेकिन हमने खुद से क्या लिखा, कभी लिखा खुद से। कुछ लोग हो सकते हैं जो खुद से लिखेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें से 99% लोग जो है खुद से कभी लिखे होंगे। खुद से का मतलब ये है कि कुछ आपने एक एक कोई कंडीशन है आपके पास और उसके बारे में आप लिख रहे हो। जैसे कभी आपने ट्रेवलॉग लिखा, अब तो ब्लॉग बनाने का ज़माना आ गया, हेलो गाइस चाय पी लो, हम आए हैं हिमाचल की पहाड़ी में, देखो कूदने वाले हैं यहाँ से। तो हम तो क्या करते हैं, सिर्फ जो आज तक जो लिखा, ना ट्रेवलॉग लिखा कभी, ना डायरी कभी लिखी, ना अपने बारे में कभी ऐसे लिखा, तो आपने खुद से कुछ लिखा ही नहीं। तो जब खुद से कुछ लिखा ही नहीं तो लिखना कैसे आएगा। सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही है। उनके स्कूल में क्या होता था, उनको टास्क दिया जाता था कि भैया ये टास्क है, ये कंडीशन है, इस पर आपको 100 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में अपने विचार लिखने हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बच्चे 10वीं क्लास के, अब उनको 10वीं क्लास के बच्चों को, है ना, आप कितना बड़ा टॉपिक दोगे, सिंपल टॉपिक दोगे। जैसे आपको मिलता था
कि गाय पे ऐसे लिखो, काऊ, काऊ हमारी माता है, उसके दो पैर, सॉरी चार पैर होते हैं, एक पूंछ होता है। अभी भी तो ऐसे ही लिखते हो, दो सींग होते हैं, मुंह एक ही होता है। और वो भी याद करके लिख रहे हैं कि टीचर ने लिखाया था कि दो चार ही पैर होते हैं। अपना दिमाग थोड़ी लगाने कि चार देख के लिखे चार पैर होते हैं। मैडम ने लिखाया तो चार पैर होते हैं। अगर मैडम ने लिखा दिया था कि तीन पैर होते हैं तो तीन ही लिखते हैं, क्योंकि मैडम ने लिखाया है। ये भी पॉसिबल है कि खुद का दिमाग ना लगाओ, क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया जाता है आज्ञाकारी बनो। और किसी अच्छे देश के नागरिक की निशानी ये हो ही नहीं सकती कि वो आज्ञाकारी हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज्ञाकारी ना बनो, लेकिन आज्ञा तो नौकर मानते हैं। नौकरी बनना है तो फिर आज्ञा मानते रहो, खुद का दिमाग मत लगाओ। खुद का दिमाग लगाओगे तो कुछ डिफरेंट करोगे। घर वाले चाहते हैं कि हम जो बोलते रहें बच्चा करते रहे, नहीं चाहते। वो आपको अपने डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। मैं सबके साथ एक कंडीशन नहीं कह रहा, एक नॉर्मल जो समाज है, जिस ढर्रे में वो बैठा हुआ है, वो वही चाहता है कि बच्चा कैसे चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा चले। वो चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने के लिए वो आपको सारे कंडीशन है ना, वो करा देंगे, आपको अवेलेबल करा देंगे। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। आप आगे समझोगे कि एक व्यक्ति जो है अपना ऑक्यूपेशन कैसे चुनता है। तीन गुण होते हैं उसके अंदर, सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण। ये तीन गुण का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आप आगे पढ़ोगे आप आगे, ये तीन गुण का जो कॉम्बिनेशन होता है वही डिसाइड करता है कि आपका जो अ, आगे बढ़ने का तरीका होगा ना वो कैसा होगा। ये कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता। इवन हम भी नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन सा गुण जो है वो प्राइमरी वो है, गुण है। सत्व है, रजो है, तमस गुण है। तीनों गुण के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं, और हमको पता करना पड़ता है कि हमारे अंदर कौन सा जो है वो प्राइमरी है। लेकिन हमको पता होता नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता करने दिया ही नहीं जाता। जब आप एक मैदान से पानी छोड़ोगे तो पानी अपना डायरेक्शन देख लेती है, अपने हिसाब से वो जगह बना करके चली जाती है। वो अपने सबसे सूटेबल जगह से चले जाती है, उसके बाद वो नदी बन जाती है। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे लिए ऑलरेडी गड्ढा खोद दिया जाता है, बोले वहीं गिरना है, जाके झपाना है, वहीं जाओगे तभी सफल कहलाओगे। समाज का भी तो एक क्राइटेरिया है ना कि सफलता और असफलता का। एक टाइम पे अगर कोई इंजीनियर है तो सफल था, डॉक्टर है तो सफल है, लेकिन किराना स्टोर है तो असफल है, चाय की दुकान है तो असफल व्यक्ति कहलाता है वो। लेकिन आज के डेट में देख लो, चाय वाला और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। तो सिर्फ आज्ञा मानना आपका काम नहीं है। इसको यही मतलब अप्लाई कर देना कि टीचर ने कहा कि भैया कल ये ऐसे लिख के आना, बोले सर आपने बोला था आज्ञा नहीं मानना। आज्ञा ना मानना अलग चीज़ है, और आज्ञा मानते ही रहना अलग चीज़ है। खुद का दिमाग तो लगा सकते हो, यहाँ तो अपनी भलाई के लिए आए हो। ठीक है, खैर। तो ये जो समय होगा आपका 4 महीने का, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 4 महीने का जो बर्डन है वो ख़त्म कर लें। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स के और मेंस के। बहुत सारे मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। एक गिनती के बाद 30 के बाद तो भूल जाओगे, छोड़ो हटाओ यार, आप कितना ही पढ़ना। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ सब्जेक्ट ओनली मेंस के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे ये पेपर नंबर 7 फिलोसफी सोशोलॉजी, एक और है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक और है इंग्लिश। ये प्रीलिम्स में ये सारे नहीं होते, ठीक। इन पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे सही समय होता है प्रीलिम्स के जस्ट बाद वाला, ठीक है। अपना मेंस, अपने राइटिंग स्किल, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस के सारे सब्जेक्ट, ये हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक।
जुलाई। ठीक, इसके बाद जो कॉमन सब्जेक्ट है जो मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में है वो लगातार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। पर्सनली पेपर नंबर 7 को छोड़ करके मुझे सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। पेपर नंबर 7 भी बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब क्यों है इस टाइप का है, क्यों है वो, ठीक है। तो इसको तो खैर छोड़ देंगे अपन, जो सर पढ़ाएंगे वही सर देखेंगे, क्या अपना टेंशन तो नहीं है। अपना टेंशन ये वाला है, फिलॉसफी बहुत बड़ा चैप्टर है इसका, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे कल से। इसके अलावा मैं आज जो बात करूँगा वो पूरे साल भर की स्ट्रेटेजी है जिसमें हमको चलना है, ठीक है। मेंस अगर आपको निकालना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंस है क्या। आपने सब्जेक्ट कल देखा है, सर ने सब्जेक्ट बता दिया है, और जितने यहाँ पर बैठे हो मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि पेपर नंबर 1 में 2 में 3 में 4 में क्या है। जीएस पेपर नंबर 1 में क्या है, जीएस पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 नहीं कह रहा मैं, जीएस पेपर नंबर 1 जो कि पेपर नंबर 3 है, याद रखिएगा, वैसे ही पेपर आता है, ठीक है। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 लैंग्वेज। पेपर 2 में क्या है, पेपर 6 में क्या है, पेपर 6 में पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, ठीक। पेपर नंबर 4 में क्या है, मैथ साइंस अप्लाइड साइंस वगैरह है, ठीक है। पेपर नंबर 5 में क्या है, इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी है और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी है, ठीक है। पेपर नंबर 7 तो पूरा कचरा ही है, वो आप याद करो। क्या आपको पता है कि पेपर नंबर 3 के तीनों सेगमेंट को मिला करके, पेपर नंबर 3 के तीनों पार्ट को मिला करके टोटल कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, एग्जैक्ट। पेपर नंबर 3 के 1 2 3 तीनों पार्ट को मिला करके टोटल कितने नंबर्स ऑफ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे आपको। पर आवर कितने की स्पीड होनी चाहिए, कितने वर्ड लिखने हैं, स्पीड तो छोड़ो हटाओ, पर आवर कितने की स्पीड होनी चाहिए आपकी, हाँ। ठीक है। पेपर नंबर 2 में कितने ऐसे लिखने पड़ते हैं, 4। हर इससे कितने वर्ड का होता है, 750 टोटल वर्ड्स। एक बार समझ ही लो, देखो ये आज की जो क्लास है वो बार बार नहीं हो पाएगी ना, एक ही बार होगी, और ये आपके पूरी लाइफ के लिए है। तो जो भी यहाँ में बताया जा रहा है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके पास है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले समय में पूरा आपको काम आएगा ये, ठीक। अब पेपर नंबर 1 जब हम कह रहे हैं, यानी कि ऐसे वाला, सॉरी लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो लैंग्वेज में कोई ऐसे शब्द नहीं बताया जा सकता कि टोटल कितने वर्ड उसमें लिखने हैं, है ना, क्योंकि उसमें उसका पेपर अलग होता है, वो फैक्चुअल ज़्यादा होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 1000-1500 वर्ड तो उसमें भी लिखने पड़ेंगे आपको, ज़्यादा नहीं, ठीक। इतने से काम आपका, तो पेपर नंबर 1 में बहुत हेक्टिक नहीं होने वाला लिखने के लिए, जितना अच्छा सोच पाओगे उतना अच्छा लिख पाओगे। पेपर नंबर 1 कौन सा, लैंग्वेज। पेपर नंबर 2 में ऐसे होता है, ऐसे कितने मार्क्स का होता है, सॉरी कितने वर्ड्स का होता है,
कितने ऐसे आते हैं? टोटल 8 ऐसे आते हैं, आपको पता है, जिसमें से 4 आपको लिखना पड़ता है, 2 नेशनल लेवल के, 2 स्टेट लेवल के। और एक ऐसे होता है कितने वर्ड्स का? 750, 750 वर्ड्स। कितना हो गया? 3 घंटे में कितना शब्द? ऐसे कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। हर घंटे कितने वर्ड लिखने पड़े कम से कम? 1000 शब्द। आपको पता है आपकी राइटिंग स्पीड क्या है? कितनों को पता है आपकी राइटिंग स्पीड क्या है? हम तो लिखते नहीं सर, एकदम अभी जीरो ही है। जो नहीं लिखता उसका जीरो है, और क्या। चलिए, तो मोटा मोटी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 मिला करके 4-4,500 शब्द यहीं से हो गए। अब जब आप आगे जाओगे पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 तक, टोटल 5 पेपर। ठीक। अब ये जो पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 है, वो कहलाता है जीएस पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। और इसका जो तरीका है, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो पैटर्न है, वो इक्वल है, सेम है, बराबर है। मतलब सारे एक जैसे हैं। पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे बराबर है। ठीक। कैसे है? तो इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक। पार्ट 1 में 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है आपको, है ना। पार्ट 2 में 50 मार्क्स के, और अगेन पार्ट 3 में 75 मार्क्स के। मतलब पेपर नंबर 3 से लेकर के पेपर नंबर 7 तक एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें 3 सेगमेंट होंगे। ठीक है। एक सेगमेंट पेपर नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 75 मार्क्स, पार्ट 2 50 मार्क्स, और पार्ट 3 अगेन 75। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 3 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चन के पैटर्न सब सेम होंगे, ये अलग होगा। ठीक। पार्ट 1 की जब बात करेंगे, तो इसमें 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पार्ट 1 में 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? तो याद रखिएगा, 8 क्वेश्चन। ठीक। कितने क्वेश्चन? 8। 8 क्वेश्चन में, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितने वर्ड का होगा? 2 मार्क्स का, 30 शब्द का। यानी कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन कितने शब्द के होते हैं? 30। 2 मार्क्स लाने के लिए आपको 30 अच्छे शब्द लिखने पड़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 5। ठीक है। और 4 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स आपके लिए डिसाइडेड है? 60। ठीक। सेम 8 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। ठीक। और 8 मार्क्स के लिए कितने नंबर डिसाइडेड है? कितने वो वर्ड? 100। यानी कि 8 नंबर के लिए आपको 100 शब्द लिखने हैं। ठीक। अब 75 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, 15 नंबर के। सिर्फ कितने क्वेश्चन? एक। कितने वर्ड के होते हैं? ठीक, 175। आई बात समझ में? आपको ये पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो ध्यान से रखिए, कि हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमको कितने शब्दों में जोर देना है, ये आपका क्राइटेरिया है, क्योंकि आप उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। कुछ लोग को दिक्कत होती है, यार मेंस लिखवाते क्यों है?
कभी आपने सोचा इस चीज़ को कि मेंस रिटर्न फॉर्म में ही क्यों होता है? गोला क्यों नहीं भर लेते उसमें? जीएस तो चेक करना है उनको, हमारा ज्ञानी तो चेक करना है, तो गोला ही भरवा लेते भाई। इतना ताम झाम लेके दुनिया भर के सब्जेक्ट, उसके बाद बोलते हैं इसको लिखो। क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि जब आप प्रशासन में जाओगे ना, तो वहां पर आप गोला नहीं भरोगे, क्या करोगे? लिखोगे। मैं आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को कैसे जान सकता हूँ? या तो आप बोल के बताओगे, आपकी समझदारी, आपका गुण, आपका व्यक्तित्व या तो बोल के पता चलेगा, या तो आप अपने अनुभवों को लिख सकते हो, और वहाँ पर काम होता है लिख करके। बोलने का तो होता ही है, लिखने का भी होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पूरा काम लिखना है, आपका पूरा काम ही वो होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी अधिकारी के अंडर में हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो वो डिपार्टमेंट का पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। और जो भी आपका मंत्री या जो भी वो विधायक है, वो जो भी काम करेगा, वो हर एक चीज़ गवर्नमेंट की कहाँ पर रखी जाती है? विधानसभा में। तो एग्जाम्पल के तौर पर किसी मंत्री के अंतर्गत आप, है ना, अटैच्ड हैं, किसी मंत्री के कर्मचारी के अंतर्गत कोई भी विभाग में, वित्त विभाग में है, और कोई भी एक ऐसा प्रश्न, जैसे विधानसभा सत्र चल रहा है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से फिर जो सरकार है वो क्या करती है? जवाब देती है। तो मान लीजिए प्रश्न आ गया कि अभी हाल ही में धान खरीदी हुई, उसमें अनियमितता दिखी गई, जिसमें चूहे खा गए धान, 3 करोड़ का धान चूहे खा गए। कितने का? 7 करोड़ का। 7 करोड़ का, वो अलग अलग डेटा है, पता नहीं कितना है। ठीक है, 5 करोड़ का धान जो है खा गए। अब इस पे आपको देना है क्या? जवाब देना है। सरकार की जवाबदेहिता किसकी है? गवर्नमेंट की है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो मंत्री जवाब थोड़ी ना देगा, वो तो सिर्फ बोलेगा। वो जो बोलेगा उसके पीछे लिख के कौन देगा उनको? आप दोगे। तो जितना डेटा है, जो भी उसके पास सबूत है, ये है वो, दुनिया भर का हर चीज़ कौन लिखेगा? वो आप तैयार करोगे, या काम होगा आपका वहाँ पर जाकर। आप समझ लो इस चीज़ को। और अगर आपने गड़बड़ कर दी कि कुछ उटपुटांग लिख दिया उसमें, या कुछ उटपुटांग डेटा दे दिया, गलत डेटा दे दिया, तो वो डेटा कौन पढ़ देगा? उसको थोड़ी ना पता है, मंत्री जी को। अगर आप भविष्य में कभी कवासी लखमा के अगेन बन गए, तो उसको कितना ही पता बेचारे को। तो अगर आपने वो दे दिया, उसने वो पढ़ दिया उल्टा सीधा, और सामने वाले विपक्ष ने उसको पकड़ लिया, उसी को मुद्दा बना दिया, देखो गलत दे रहे हैं मंत्री जवाब, डेटा गलत दे रहे हैं, उनको तो अपनी गवर्नमेंट का डेटा नहीं पता, फिर क्या होगा? सरकार तो चलो वैसे ही बदनाम रहती है हमेशा उल्टे सीधे कामों के लिए, लेकिन उन वो गाज किसके ऊपर गिराएंगे? वही अधिकारी जिसने उसको लिखाया था, जिसने उस डेटा को दिया है। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस कराया जाता है न्यूज़ में। और भी कारण है। ठीक है, विज्ञप्ति देनी है, नेताजी भाषण देने वाले हैं, मोदी जी भाषण देते हैं, क्या अपने भाषण खुद लिखते होंगे? वो कौन लिखेगा? आप लिखोगे। पीएम साहब भाषण देते हैं, कौन लिख के देता है उनको? कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, क्या बोलने से क्या होगा, क्या बोलने से क्या नहीं होगा, ये सब कौन डिसाइड करके देता है? ये सब ऑफिसर्स देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। उन्हीं से देश चल रहा है भैया, नेताओं से देश नहीं चल रहा। नेता एक दिन नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर एक दिन आप छुट्टी में चले जाओगे तो देश बैठ जाएगा पूरा। ये है पावर आपकी। इसलिए ये जो है ना, अधिकारियों को इतना ज़्यादा स्किल्ड रखा जाता है कि देश की पूरी जिम्मेदारी उन पर दे दी जाए। और वो भी आप उस देश में बैठे हो जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ इतनी विविधता है, कि दूसरा देश का व्यक्ति आकर के इसको समझ ही नहीं सकता। ठीक है, खैर, ये क्लियर है। 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन? 8। 8 मार्क्स से कितने वर्ड? ठीक है, वैसे ही 4, 8, 15, इसको याद कर लो। 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, और 175 शब्द। अब आप मुझे बताओ कि 8 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 16 नंबर चाहिए मुझे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के टोटल।
मुझे कितने वर्ड लिखने पड़ रहे हैं 16 नंबर के लिए? टोटल 240, 240 शब्द। वैसे ही 300, वैसे ही अगेन 300 हो गया, और वैसे ही 175। मुझे पार्ट 1 के पूरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं देखो, 17 हो रहे हैं, है ना? 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 से, ठीक? 13, ठीक है। कितने मार्क्स के हैं ये? 75 के। और उस 75 मार्क्स को मेरे को लेने के लिए कितने वर्ड लिखने पड़ रहे हैं? जोड़ दो सबको, 1015। लो, मुझे 75 नंबर मिल जाएंगे अगर मैं 1015 वर्ड अच्छे से लिखता हूँ। सिंपल है। अरे सिंपल तो है जी, इसमें क्या दिक्कत है? आ जाओ पार्ट 2 में। देखो, पढ़ना पढ़ाना होते रहेगा, जीवन भर चलते रहेगा, ये चीज़ें बार बार नहीं होगी, तो इसको एक बार दिमाग में बैठा लो, ठीक है? दिमाग में बैठ जाएगा तो बाकी आपको कोई क्वेश्चन जो है कितने वर्ड में तैयार करना है ये पता चल जाएगा, ठीक है? उससे आने वाले समय में आपको दिक्कत कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन में अधिकतर हम कोशिश करेंगे कि 8 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बनाने में कोई बहुत दिलेरी वाला काम नहीं होता। अब पार्ट 2 की बात करो तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के? याद रखना 6 क्वेश्चन। वहाँ कितने थे पार्ट 1 में? 8। यहाँ कितने हैं? 6 क्वेश्चन। अगेन ये कितने वर्ड का होगा? सॉरी, 30, ठीक? वैसे ही 4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन? 3, ठीक है? 4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन, कितने वर्ड्स? 60। 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कितने वर्ड्स? 100। बोलो, तब तो याद रहेगा। अब याद रखिएगा पार्ट 2 में, किसी भी पेपर के पार्ट 2 में 175 वाला नहीं आता, यानी कि 15 मार्क्स का नहीं आता क्वेश्चन। कितने मार्क्स का आता है? सिर्फ 10 मार्क्स का, ठीक है? और 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक, वो अथवा में होगा और करके, जहां पर आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन बनाने होंगे। वैसे ही 15 मार्क्स वाले में भी रहता है, आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक? तो ये हो गया कितने वर्ड का? 125, ठीक है? 2 नंबर का क्वेश्चन, कितने वर्ड? 30 वर्ड्स। 4 मार्क्स का, 8 का 100, 8 का 10 का 125, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन 175 वर्ड, बस। अब 175 बहुत कम होता है। जब आप क्वेश्चन लिखने बैठोगे तो मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है लिखने को, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। यही आपको सीखना है कि मेरे पास बहुत सारा है, उसको मुझे कम करना है, और कहीं कहीं पर मेरे पास कुछ भी नहीं है और उसको बहुत सारा बनाना है। यही है स्किल, यही आपको सीखना है, ठीक? फिर अगेन यहाँ पर कैलकुलेट कर लो कितना कितना आ रहा है। 180 आ रहा है, 180 वर्ड्स यहाँ पर। यहाँ अगेन 180 आ रहा है, 200, और फिर 120। कितने वर्ड हो रहे हैं? 685, ठीक? तो पार्ट 2 के 50 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको कितने वर्ड लिखने पड़ रहे हैं टोटल? मात्र 685 शब्द। क्लियर है वाला? अब अगर बात कर लो किसकी? पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 इक्वल टू पार्ट 1, दोनों सेम है क्या? है ना? तो जब आप पार्ट
पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को ऐड करोगे, यानी कि 1015 वर्ड, 685 वर्ड और 1015 अगेन, कितना होगा? टू 715। मात्र कितना? 2715। एक पेपर में आपको 200 आउट ऑफ 200 लाने के लिए सिर्फ कितना शब्द लिखना है? 2715। ठीक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, अगर 2715 वर्ड मुझे 3 घंटे में लिखना है तो पर आवर मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 905 शब्द प्रति घंटा। और इंटरेस्टिंग बना दो इसको, मुझे इसको करना है प्रति मिनट के हिसाब से, तो मुझे पर मिनट कितने वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं? चलो 15 मान लो। मुझे अपनी स्पीड कितनी रखनी है पर मिनट? सिर्फ और सिर्फ 15 शब्द। 1 मिनट में तो 1000 शब्द बोल लेते हो आप लोग, और लिखने का समय सिर्फ 15 शब्द। ठीक, इतना नहीं कर पाओगे यार? 1 मिनट 15 शब्द नहीं लिख सकते? लिखो राम 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 राम, लिख लोगे ना 15 बार? नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे। बस उसी राम राम कन्वर्ट करना है अच्छे अच्छे और दूसरे शब्दों में, यही करना है। हाँ, इसमें एक पेज क्या है, इसमें हमने वो कंडीशन नहीं अप्लाई करे हैं जिस कंडीशन में आप वहां बैठोगे। ये तो सिर्फ लिखने की स्पीड है, मतलब आपको 12 बजे पेपर मिला, 3 बजे तक पेपर लिखना है, ये उसके हिसाब से स्पीड है। लेकिन जिस समय आपको पेपर मिल रहा है उसके बाद आप उसमें डिटेल भरोगे, खैर उसके लिए तो आपको अलग समय मिल जाता है। इन्विजिलेटर्स आएंगे, वो आपको पेपर दिखाओ, फिर देखेंगे, फिर चेक करेंगे, वो चीज़ें उसमें शामिल होंगी। दूसरा, इन सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ने का भी तो टाइम इंक्लूड होगा, उसको क्वेश्चन समझने का भी टाइम उसमें इंक्लूड होगा, क्वेश्चन को समझने के बाद उत्तर सोचने के लिए टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी इसमें ऐड होगा। ठीक, ये तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपके साथ होगी, क्योंकि आप क्वेश्चन देखे और लिखना स्टार्ट तो नहीं कर दोगे, पहले सोचोगे वो सारी चीज़ें के बाद लिखोगे, तो इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं है। यानी कि स्पीड थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए अगर पूरे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और पूरे क्वेश्चन आपको सही तरीके से लिखना है, ये तब की बात। इसके अलावा ये तो वो कंडीशन है, जब मई का महीना होता है तो अथाह गर्मी का समय होता है। अभी भी कंडीशन देख लो, मार्च का महीना चल रहा है, 40 के आसपास डिग्री जा चुका है, मई तक जाते जाते वो 44, 43, 44 तक, अगर कम रही तो 42, 43 तक रहेगा, उसके ऊपर जाता है 44 तक हमारे यहाँ पर, 45 तक तो पिछले बार गया ही चुका है। अब गर्मी का महीना, ठीक, सेंटर कहाँ मिलेगा? लगभग सरकारी स्कूल, मेंस का लगभग पेपर सरकारी स्कूल में ही होता है। तो सरकारी स्कूल का हालत आपको पता है, पुराने टेबल खटर पटर ऐसे हिलता रहेगा, लोहे का है तो और ख़तरनाक है, फिर तो उसमें छेद होंगे, और वो छेद आपकी किस्मत में छेद कर सकता है। लिखते लिखते कभी भोंग आ गया बेचारा, पेपर ही बाहर निकल गया, और क्या हो गया भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऊपर पंखा चलते रहेगा, वो भी अलग से आवाज़ करते रहेगा, खड़ 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 करके, बाहर से कुछ शोर गुल आ रहा है, सोचते नहीं बन रहा है। प्रीलिम्स आपने दिया होगा तो पता होगा ये सारी चीज़ें, जिसका सेंटर शहर के बीच में था। ये वो कंडीशन है ना। ऊपर से गर्मी का महीना, तो पता है हाथ से इतना पसीना निकलता है कि आपको बार बार तो अपने हाथ पोंछने पड़ेंगे।
अभी कितने लोग एमए का एग्ज़ाम दे रहे हो? अभी दे रहे हो? पेपर कब है? 20 से है। अभी देखना कैसे होगा। तो गर्मी के महीने में जब आप लिखते हो तो फिर हाथ में पूरे जल्दी से है ना स्वेटिंग आ जाती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, बार बार उसको पोछो, रुमाल लेके बैठो, डिस्ट इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर होगी। उन सबसे जूझने के बाद आपको सबसे अच्छा लिखना है। अब उस कंडीशन को इमेजिन करो जिस कंडीशन में मैं आपको बिठा रहा हूँ, ये सारी कंडीशन जो मैंने अभी कही आपसे, ठीक। ऊपर से अगर इन्विजिलेटर में 2 मैडम हैं तो आपकी तो किस्मत ही फूट गई। और अगर आपका सीटिंग वाला जो वो है रोल नंबर, वो पहले दूसरे बेंच में है, तब तो फिर भूल जाओ कि जब तक उनको चमकाओ नहीं तब तक वो चुप नहीं होने वाले। ऐसा होता है हमारे साथ कई बार, लड़ाई झगड़ा हो जाता है वहाँ पर। ये क्या है, पेपर चल रहा है यार। बोले क्या सब्जी बनाई थी मैडम आज घर में? तुम्हारे सब्जी के चक्कर में यहाँ पे दिवाला निकल जाएगा। बात इतनी सी नहीं है कि वो बात कर रहे हैं, बात यह है कि अगर आपने उनकी बातों में ध्यान दिया तो आप उनके साथ खो जाओगे। ये जब पेपर थोड़ा कठिन आ जाएगा ना तो आप अपने आप में खो जाओगे, सोचते सोचते अरे यार घर वाले, घर में कुछ और चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। घर में आने वाले समय में शादी है किसी की, उसकी शॉपिंग वॉपिंग सब करने जा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, यार मेरे को यहीं छोड़ दिए हैं पेपर देने के लिए। वो अलग टेंशन। इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें दिमाग पे चलती रहती हैं, उसको सबको हटा करके आंसर पर कंसंट्रेट करके अपने राइटिंग को सुधारते हुए, स्पीड को बढ़ाते हुए, सब चीज़ को लेकर के आगे चलना है आपको। अभी तक आसान लग रहा था ना, 15 शब्द हर मिनट लिखना है। अब यही चीज़ मुश्किल लग रहा है। बस इसी काबिल बनना है आपको कि कंडीशन कैसा भी हो, अपना देना है बेस्ट। ठीक है। जो व्यक्ति बाहरी चीज़ों से अप्रभावित रहता है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। जिसको बाहर के लोग बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं ना, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो होता है अंदर से कमज़ोर। अगर आप अंदर से कमज़ोर हो तो आपको बाहर के लोग ज़्यादा जल्दी है ना इन्फ्लुएंस कर देते हैं, आप उनसे प्रभावित जल्दी हो जाते हो। अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप किसी को देख लिया और आपके अंदर मोटिवेशन जाग गया, या कुछ खराब चीज़ देख ली तो और आप एकदम बहुत डर गए, तो आप समझ लो कि आप अंदर से थोड़े वीक हो, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक। तो ये तो पूरा का पूरा एक एनालिसिस था, या आप कहें पोस्टमार्टम था आपके मेंस के पूरे पेपर का। ठीक है। अब टोटल अगर आप पूरा मिला दोगे, पेपर नंबर 1 को हमने माना था लगभग लगभग 1500 वर्ड के आसपास, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उतना भी नहीं होगा, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ। ठीक। पेपर नंबर 2 में 3000 शब्द थे, है ना। पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 के बीच में कितने वर्ड थे, मतलब एक पेपर में इंटू कर दो कितना, क्या हो जाएगा बताओ? 5 7 1357 नहीं होगा, 1357, हाँ ठीक है 13575। जोड़ो कितना हो रहा है? मान लो 18,000। ठीक। यही आसपास आएगा जो भी है, 18,000 के आसपास। खैर इससे हमको मतलब भी नहीं है, आपको पर पेपर के हिसाब से याद रखना है कि 2700-2800 शब्द आपको लिखने हैं, और पर मिनट आपको 15 से 20 शब्द के हिसाब से आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारना है। ठीक। अब आगे जो बात करने वाले हैं वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम उस अप्रोच की बात करेंगे जो हमको लगानी है, जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है। आपने मेंस की कॉपी देखी है क्या? पहले इस फॉर्मेट में आती थी, मतलब ये नहीं, मतलब ऐसे
क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप बोलते हैं। अब आती कैसे, पोर्ट्रेट में आती है। ठीक है, पहले से एक एक थोड़े थोड़े लाइन जो है ना अब बढ़ा दिए गए हैं, दो दो तीन तीन लाइन बढ़ गए हैं। जैसे पहले सिर्फ 3 लाइन मिलता था 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, 30 शब्द लिखने के लिए, तो अब 1 लाइन एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि वो थोड़ा सा पतला हो गया। तो है लगभग वही है। हाँ, इस समय जो मेंस दे करके आए थे हमारे बच्चे, उन्होंने बताया था कि जगह थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा लिखने पड़ रहे थे, जितना प्रैक्टिस करके गए थे उससे ज़्यादा लिखने पड़ रहे थे। तो इसीलिए हुआ ये कि वो पूरे के पूरे पेपर जो भर नहीं पा रहे थे। मतलब पहले जगह कम पड़ता था, अब जगह ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब ये कि आपको और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। कॉपी चेक बहुत अच्छे तरीके से हो रही है आज के डेट में, तो फिर जिसने भी बहुत सटीक लिखा है उसको सटीक नंबर ही मिलेगा, याद रखिए। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे आप मैं बात करूंगा आंसर राइटिंग के बारे में। एक सिविल सर्विस अधिकारी चुनने के लिए आयोग को या उनके सदस्यों को या जो कॉपी चेक कर रहा है उनको क्या चाहिए होता है, आप नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होता है आपकी कॉपी। सेलेक्ट वो आपको करेगा किसके बेस पर, आपकी कॉपी के बेस पर। मतलब आप तो वहाँ नहीं जा रहे होते उनके सामने कि मैं सबसे योग्य हूँ, तो अपनी योग्यता दिखाने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, आपकी कॉपी वहाँ तक जाएगी, वो आपकी योग्यता है, वो आपका बायोडेटा है। ठीक, तो वो कॉपी ही डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है। एक प्रकार से आपकी पूरी कुंडली, जन्म पत्रिका, बायोडेटा, पूरा का पूरा वही कॉपी होगा, जिसके बेस पर वो चेक करेगा और बताएगा कि ये बेस्ट है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपकी कॉपी बेस्ट होगी तो आप ही बेस्ट होंगे। और बेस्ट कॉपी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ये आपकी कॉपी है मान लीजिए, ये तो आपको पता होगा कि मेंस की जो कॉपी होती है वो पूरी कोरी नहीं होती, ऐसे लाइन होते हैं उसमें। ठीक है, मेरे पास एक आध होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आईटीआई वाली कॉपी, आईटीआई वाली कॉपी है, ऑनलाइन है, खैर वो मैं दिखा दूंगा कल वल। ऐसी कॉपी होती है आपकी, ठीक है, ऐसे बॉर्डर भी बने होते हैं उसमें। अब होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक लाइन में सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा आपको, ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेंगे। क्वेश्चन उसमें जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें क्वेश्चन भी लिखा होगा। एक क्वेश्चन लिखने के बाद उसके बाद आपके पास ब्लैंक होगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, यानी कि आपके पास लिमिटेड जगह होगी। आप अनलिमिटेड, जैसे आपने बीए में या बीकॉम में या फिर आपने अपने कॉलेज में लिखा होगा कि इतना मन किया उतना मारे जा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वैसा नहीं कर सकते। वहाँ पर कम शब्दों में अपनी पूरी आंसर की जो अभिव्यक्ति है आपको करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, मान लीजिए जो भी है, तो आप ये मान के चलिए कि इस एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, तो लगभग लगभग 10। कितने, 10, 8 से 10 कर लें, इससे ऊपर आप शब्द नहीं लिख पाओगे। और इसी के अंदर रहना है, किसकी जिसकी राइटिंग बड़ी है उसको दिक्कत होगी, जिसकी छोटी है उसको भी ज़्यादा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो स्पीड और ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो एक लाइन में 8 से 10 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना लिख पा रहे हो। ठीक है, ये आप इतना लिख लो, इतना लिख लो कि आपको पता हो जाए वो सारी चीज़ें। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन लिखें, खास करके बड़े क्वेश्चन, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, ये 3 सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर आपकी राइटिंग स्किल का पता चलता है। 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन,
2 मार्क्स का मतलब 30 शब्द, 4 मार्क्स मतलब इसमें क्या राइटिंग स्किल दिखाओगे आप? तो इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होता। तो इसमें स्कोप क्या है? जो पूछा है उसका बेस्ट फैक्चुअल आंसर आप दे दो, आप वहाँ पर स्किल नहीं दिखा सकते। और एक क्वेश्चन होते भी वैसे हैं फैक्चुअल, अधिकतर क्वेश्चन आपको फैक्चुअल ही पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक वो लगभग फैक्चुअल होगा, पहली बात। ठीक, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने चीज़ों को रटा है, चीज़ों को याद है आपको, तो आप आराम से इसको डिलीवर कर दोगे 60 शब्द में या फिर 30 शब्द में। इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। हमको अपना एफर्ट कहाँ लगाना है, हमको ज़्यादा मेहनत कहाँ पे करनी है? 8, 10 और 15 में सबसे ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए अभी एक एक करके मैं सब चीज़ों पर आऊँगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर पहली बात, क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, अब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मैं पूरा फैक्चुअल तो नहीं लिख सकता, मुझे उसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, मुझे उसको समझाना पड़ेगा, पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। सबसे मुश्किल होता है पूरे मेंस के पेपर में पैराग्राफ राइटिंग, सबसे मुश्किल। आपको नहीं पता अभी कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ लिखा है फैक्चुअल आंसर। मैं बहुत बड़ी चीज को कम शब्दों में कैसे समझा सकता हूँ, ये मेरी स्किल है। आई बात समझ में? और ये स्किल एक दिन में नहीं आएगी, 8-8, 10-10 महीना तक आप जब तक लगातार लिखोगे ना, तब आप अंदर वो स्किल डेवलप होगी। आपने बचपन से लेकर के आज तक 17 साल से आप पढ़ रहे हो, लगभग लगभग 3 साल के थे, 4 साल के थे तब से पढ़ रहे हो। अगर आपकी एज अब 20 साल भी है ना, तो आप तब से पढ़ ही रहे हो कि जीवन से, और अभी भी शायद पढ़ ही रहे हो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी। तो इतने साल पढ़ने के बाद भी हमने कभी राइटिंग नहीं सीखा, राइटिंग स्किल नहीं सीखी। ठीक, अगेन मैं कहूँगा कि पूरी गलती इसमें आपकी नहीं है। ठीक, लेकिन हमारे पास अब तो समय है, हम अब सुधार लें। ठीक, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने आपके ऊपर खुद ऐसे लिखो, तो शायद आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, जबकि आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। फिर भी आपसे बेहतर कोई व्यक्ति ऐसा लिख सकता है जो आपको जानता है और जो अच्छा लिखता है। एक रिपोर्टर को या एक न्यूज़पेपर संपादकीय लिखने वाले एडिटर को अगर मैं आपके सामने बिठाऊँ, आपके बारे में स्टडी करें, तो वो आपको 200 शब्दों में आराम से डिस्क्राइब कर देगा बहुत शानदार तरीके से। उतना आप नहीं कर सकते, जबकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। इसके बावजूद फ़र्क कहाँ है कि आपको लिखना नहीं आता। तो पैराग्राफ राइटिंग पूरे इसमें आपके तैयारी में सबसे खतरनाक एक पहलू है, जिसको हमको अचीव करना है। और वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। तो पहली बात जो हमको सीखनी है लिखते समय, वो ध्यान रखिए कि जब आप आंसर लिख रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने आंसर शुरू करा लिखना, यहाँ से आंसर लिख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, तो कभी भी आप आंसर जो है वो शुरुआत ही स्पेस से मत स्टार्ट करो। क्या करोगे? थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, 8-10 स्पेस छोड़ोगे। स्पेस मतलब आप स्पेस मारते ना उसमें, ठीक, तो आप थोड़ा स्पेस छोड़िए और यहाँ से लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो। कोई भी अच्छी किताब आपने पढ़ी है, अच्छी किताब का मतलब नॉवेल अच्छे लैंग्वेज में लिखी गई है, या फिर कोई ऑथेंटिक बुक, जैसे आपको यहाँ पे जो बुक मिलेगी वो तो एक प्रकार की नोट जैसे होती है, वो कोई बुक थोड़ी है, वो सारे बस फैक्चुअल बेस पर होते हैं। कोई अच्छी किताब जैसे अभी आप एंशिएंट हिस्ट्री के रामचंद्र शर्मा पढ़ी है आपने, आर.एस. शर्मा, बी.एल. ग्रोवर का भी देखिए, लक्ष्मीकांत, वो सारे जब बुक आप पढ़ोगे, है ना, तो आपको फिर समझ आएगा कि लिखावट का एक्चुअल में तरीका क्या होता है। तो कभी भी आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो याद रखना, पॉइंट में याद लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें आगे आते हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक, यहाँ से लिखते आगे बढ़े आगे बढ़े यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट मत करना वापस से, फिर आप ये पूरा जगह यूज़ कर, ये सिर्फ शुरुआत लाइन के लिए है। फिर यहाँ तक आपने पूरा लिखा, ये पूरा लिख रहे हो। एक टाइम बाद एक जो पैराग्राफ होता है वो एक बंच होता है, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो एक पूरा पैराग्राफ में आपने समझा दिया। पैराग्राफ कोशिश करिए
कि बड़ा ना हो, बहुत बड़ा ना हो, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी है, आपकी मेंस की कॉपी में लगभग 20 से लेकर के 23 लाइन होगी, 20 to 23 लाइन आपकी जो मेंस कॉपी होगी, ये वाली भी, और जब आपको मिलेगी वो भी 19-20 से लेकर के 23 लाइन तक होगी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे कैसे, ठीक। तो मान लीजिए अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको पूरा पेज दिया जाएगा, खाली रहेगा पूरा। तो क्या हम लिखना स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से पूरा यहाँ तक लिखते ही रहें? तो ऐसा नहीं करना। पैराग्राफ तोड़ना सीखना पड़ेगा। पैराग्राफ शुरुआत कहाँ से करनी है और पैराग्राफ को ख़त्म कहाँ पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैराग्राफ शुरुआत करिए जिस भी तरीके से आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप 5-6 लाइन, 7 लाइन, मैक्सिमम 7-8 लाइन तक उस पैराग्राफ को ख़त्म करिए, उससे ऊपर नहीं खींचना। कारण क्या है? कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी चेक नहीं करना चाहता। चाहे आप अच्छा लिखते हो नहीं लिखते हो, उसको कोई मतलब उसको नहीं है। इस फील्ड की सबसे सबसे बोझिल जो चीज़ है जो एक टीचर के लिए होती है, वो है कॉपी चेक करना। कोई भी व्यक्ति आपको कॉपी चेक करना ही नहीं चाहता, किसी को शौक नहीं है भैया। किसी टीचर को, उसको पैसा भी मिलता है ना कॉपी चेक करने का, तो भी वो ना बेमन से ही कॉपी चेक करेगा, जरा कॉपी चेक करना है। कभी इससे खुशी नहीं होती किसी को, और जिस चीज़ में खुशी नहीं होती उस चीज़ में आप बोलोगे यार कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो फिर मुश्किल है। तो कोई व्यक्ति आपका आंसर पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको मजबूर करना है कि आपका आंसर वो पढ़े। और कैसे मजबूर करोगे? आपकी राइटिंग खराब है, फेंक देगा कॉपी, फेंक देगा मतलब बोले निपटाना है इसको, ठीक। आपकी राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन खराब है, मज़ा नहीं आएगा। आपकी कॉपी में काट छाट बहुत है, उसको मज़ा नहीं आएगा। आपकी कॉपी में आपने पेन अच्छा यूज़ नहीं करा, मतलब ऐसा पेन से लिख रहे हो जिसमें ऐसा देखना पड़ रहा है भाई क्या लिखा है, एकदम हल्की वाली पेन नहीं आती, कुछ 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 लोग ऐसे लिखते हैं, दिख ही नहीं रहा है। तो अगर उसको कॉपी में कमियां दिखी सबसे पहले, वो तो पढ़ेगा बाद में, पहले तो देखेगा ना सीरत कैसी है। किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, उसका मुंह कैसा है, कि पहले उसके अंदर झांक लेते हो, भाई ये तो बहुत अच्छा अंदर से होगा। कैसे पता चलेगा अंदर से? जब उससे बात करोगे। अब उसका मुंह ही सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ मतलब भूथा जैसे दिख रहा है, नहाया धोया नहीं है, बाल दाढ़ी ऐसा सब बढ़ा हुआ उटपुटांग टाइप का दिख रहा है। अब सड़क से जा रहे हो, ठीक है, आपको रास्ता पूछना है किसी से, तो एक व्यक्ति फटे कपड़े में आया है, पागल जैसे दिख रहा है, पूरे बाल बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है, ठीक। पता है आपको कई दिन से नहाया नहीं है, चप्पल वप्पल कुछ नहीं है। एक व्यक्ति, उससे क्या आप पता पूछोगे, बात करोगे? वही दूसरा व्यक्ति जो आ रहा है, थोड़ा ठीक ठाक कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक पहना है, नहा धो के दिख रहा है, सही शॉर्ट है, उसका गेटअप वेटअप सब सही है, उससे पूछ लोगे ना। बस यही फ़र्क है। अब हो सकता है वो पागल ना हो, वो आईआईटीएन हो जिसका मुंह में भंग हो गया हो, लोग उसको पागल बोल रहे हैं कि वो सब पागल है, मैं थोड़ी हूँ पागल। हमेशा क्या सोचता है कि मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया पागल है। ये होता है एक अच्छे दिखने वाले कॉपी का वो, कि पहली नज़र में उसको खराब ना लगे, ठीक। अब आपने शुरू किया यहाँ से, ख़त्म कर रहे हो यहाँ, तो जनरली क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाला शुरुआती के कुछ लाइन पढ़ेगा ठीक ठाक तरीके से, थोड़ा बहुत बीच बीच का देखेगा, और फिर सीधा अंत में घुस जाएगा, बोला क्या लिखा अंत में देख लेते हैं। ट्रैक चेंज वाला जो होता है ना, जो ट्रैक चेंज वाला समय, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन का ट्रैक चेंज कर रहे होते हो, वहाँ पर वो पढ़ने का कोशिश करता है। अब आपने ट्रैक चेंज किया ही नहीं, यहाँ से वहाँ तक एक ही लिख दिया, तो आपको वो एवरेज मार्क्स दे देगा। अगर ठीक भी लिखा है आपने तो एवरेज मार्क्स दे के निकल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। मुझे अपनी कॉपी उसको पढ़ाने के लिए मजबूर करना है। मैं क्या करूँगा, अब एक पैराग्राफ है यहाँ से वहाँ तक, तो उसने एक बार और 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 3 तरीके से पढ़ लिया, 3 जगह से पढ़ लिया मेरी कॉपी। मैं क्या करूँगा, इसको 2 पैराग्राफ में बांट दूंगा। यहाँ से मैंने लिखा 6-7 लाइन मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रोक दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो नया पैराग्राफ है, ठीक, उसको इस वाले पॉइंट के जस्ट नीचे से स्टार्ट करूँगा। अगर मेरा आंसर पिछले पैराग्राफ का बीच में कहीं ख़त्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होने दो ख़त्म कहीं पे भी,
लेकिन जो मैं नया पेज नया लाइन स्टार्ट करूँगा, नया पैराग्राफ, वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा? इसके जस्ट नीचे से, मतलब जहाँ मैंने पहला पैराग्राफ स्टार्ट किया था उसी के नीचे से सीधे में दूसरा पैराग्राफ भी स्टार्ट करूँगा, और फिर मैं उसको इस कॉपी के अंत तक ले जाऊँगा। ठीक, 2 से 3 पैराग्राफ में। तो अगर मैंने उसको 3 पैराग्राफ में बांट दिया तो अब हर पैराग्राफ की वो शुरुआती लाइन भी पढ़ेगा, थोड़ा बीच भी देखेगा और अंत में भी जाएगा। तो अब वो मेरी कॉपी को मतलब मेरे आंसर को 3 बार पढ़ रहा है या 3 पार्ट में पढ़ रहा है। मैंने मजबूर कर दिया उसको पढ़ाने के लिए। वो स्किप नहीं कर सकता पैराग्राफ को, याद रखिएगा। पैराग्राफ को पूरा स्किप नहीं कर सकता, वो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर भी लाइबिलिटी है, उसका भी दायित्व है। लेकिन अगर आपने पूरा कर दिया तो फिर वो मुश्किल है। तो मुझे क्या करना है, उसको मजबूर करना है कि मेरा कॉपी वो पढ़े। उसके लिए मुझे पैराग्राफ अच्छा करना पड़ेगा। ये वाला लाइन समझ आया, ये वाला पार्ट? ठीक। दूसरी चीज, जब आप आंसर लिख रहे हो, अब 2 और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए तो कुछ अलग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा उतना बता दो, पॉइंट में बता दो, पैरा में बता दो, आपकी मर्जी जैसा बता दो। और ये 2 क्वेश्चन, ये दोनों सेगमेंट के लिए ना आपको वो स्पेस छोड़ने वाला ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा तुरंत फर्स्ट लाइन से ही शुरुआत से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है 4 मार्क्स और ये बड़े क्वेश्चन की। ठीक, वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे लेकिन मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो वहां पर आपको सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहले, दूसरी बार उस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या क्या पता है उसको रिकॉल करोगे, और उसके बाद सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उस क्वेश्चन का एक प्रॉपर बॉडी मेंटेन करोगे। हर बड़े क्वेश्चन, हर बड़े आंसर की क्या होगी, अपनी एक बॉडी होती है। जैसे हमारी बॉडी है, अब बॉडी जो संतुलित होती है वो अच्छी लगती है, और जो बैलेंस नहीं होती, असंतुलित होती है, वो क्या अच्छी लगती है? आप उसको कुछ भी कह लो, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि हम जैसे भी, हमारी चॉइस है। वो चॉइस नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। तो अपने गलती को ढकने का प्रयास कर रहे हो कि मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस नहीं, आपकी मजबूरी है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। ठीक, तो एक ऐसी बॉडी जो संतुलित है वो ठीक लगती है। मैं एकदम 6 पैक वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा, संतुलित बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक, एक बॉडी किसी की ऐसी है जो थोड़ी आलू जैसी है या अदरक जैसी है, तो वो देखने में ठीक लगती है? नहीं लगती। सेम यही हाल होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी जैसी है, कान यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है। हमको पता है कि यही होता है। नाक पीछे हो, ये सपाट हो, कैसा लगेगा? कुछ लोग तो इमेजिन भी कर लिए होंगे, नाक नहीं है, कान है। हाँ, कान यहाँ कहीं कंधे वंधे से निकल गए, 2 ठो ऐसे करके, हाथ से ही निकल गए। सुनना है तो ऊपर हाथ कर लिए, अच्छा सुनाई दे रहा है। दूर से आवाज आ रही है, ऐसे कर लिए, हाँ सुनाई दे रहा है। अजीब लगेगा ना, आंख यहाँ से निकल कर यहाँ किनारे लग गई। तो जब साइड वाला देख रहे थे, अब बहुत मजा आ रहा है कि इधर भी देख पा रहे हैं, गिरगिट जैसे। तो जो चीज़ें जहाँ पर है वहीं ठीक लगती है, बस यही उसकी बॉडी होती है। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखें तो सबसे पहले क्या करना है, आप उस क्वेश्चन की बॉडी बनाएंगे। अब बॉडी कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बिना एग्जाम्पल के हम इसको समझ नहीं सकते। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूं आपको, सिंपल क्वेश्चन है, कलिंग वॉर, बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध है। आप में से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ में पढ़ाने तो नहीं आया इसको अभी। तो आपको समझना क्या है कि कलिंग वॉर के बारे में मुझे आया क्वेश्चन लिखने के लिए। मान लीजिए ये उतना बड़ा नहीं आएगा, 8 मार्क्स तक आ सकता है। 8 मार्क्स में मैंने दे दिया इसको। ठीक, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले आप उस कलिंग वॉर को रिकॉल करो, आपको उसके बारे में क्या क्या चीज़ें याद आ रही है। ठीक, अब
पेंसिल उठाओ, ठीक, हालांकि पेंसिल अलाउ नहीं होता वहाँ पर, लेकिन आप अपने सहूलियत के लिए बड़े क्वेश्चन मात्रा में पेंसिल यूज़ कर लेना। कैसे, मैं बता रहा हूँ। ठीक, मुझे क्या क्या लिखना है इसमें, इसका टाइम लिखना है, ठीक, प्लेस लिखना है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो किंग्स के नाम, ठीक। ये हो गया इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो शुरुआती क्या हो गया इसका, इंट्रो वाला पार्ट हो गया कि मैंने कॉपी चेक करने वाले को ये बता दिया कि भाई तू जो पूछ रहा है ना उसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज है कि कब का कैसे हुआ था। अब इसके बाद मेरी आती है दूसरी पार्ट, इसको बोलते हैं अपन मेन बॉडी। मेन बॉडी, मेन बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं, इसका रीजन, कारण क्या था, इस युद्ध का घटनाक्रम, मतलब क्रोनोलॉजी, कब कैसे किस टाइप से युद्ध हुआ था, कौन मरा कौन क्या हुआ, किसकी हार हुई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद इस युद्ध का परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। और चूंकि 8 मार्क्स का है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 मार्क्स में उतना आपके पास जगह होता नहीं है कि आप उसमें कंक्लूजन लिख पाए, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो मुझे पता है अब ये जितना आपने लिखा यहाँ पर मैंने समझाते हुए आपको लिखा है, मेरे को 20 सेकंड लगे इसमें, 20-25 सेकंड समझाते हुए, आधा मिनट मान लीजिए। यही चीज़ आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में करोगे तो कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड का काम है, 15 से 20 सेकंड। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप ये सोचो कि आपने कुछ ये सब किया नहीं, आपने डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो जो जो आपके दिमाग में आया, देखो दिमाग में हर चीज़ सीक्वेंस में याद आए उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें पहले याद आ गई तो हमारे पास एक तो दिमाग में प्रेशर होता है कि जल्दी लिखना है, तो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीज़ें हमको पहले लिखनी थी हमने उसको बाद में लिख दी। हो सकता है कि हमारे दिमाग में आया कि सबसे पहले इसने अशोक ने जीता था, इसको पहले ये लिख दिया कि इस युद्ध में अशोक की जीत हुई थी, ये लिखा नहीं कि कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है। आखिरी में याद आ रहा कि अच्छा कारण भी लिखना है, तो कारण आपने आखिरी में लिखा। तो अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपको वहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, चीज़ें ऊपर नीचे होगी, ठीक है। और जिस सीक्वेंस में वो चलना चाहिए उस सीक्वेंस में वो नहीं चल पाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि पहले आप सोच लो कि क्या करना है, उसके बाद मत सोचो, उसके बाद जो होगा वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर छूट गया तो छूट गया, ठीक। इससे यही सबसे बड़ा फायदा है कि देखो हम क्या होता है कि हम सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ में ना नहीं होती। अब सोचते सोचते कुछ और सोचा गया, जो चीज़ें बाद में सोचनी चाहिए थी वो पहले सोच लिया आपने और उसको पहले लिख दिया। आखिर में याद आ रहा है कि डेट तो लिखा ही नहीं इसका, कहाँ एडजस्ट करोगे फिर। इसीलिए बड़े क्वेश्चन में हमेशा 8, 10, 15 इसमें आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। छोटे क्वेश्चन में नहीं ज़रूरत है, सब क्वेश्चन में लिख रहे हो, पहले पहले पेंसिल से लिख रहे हो, उसके बाद फिर इससे भी लिख रहे हो, उसके बाद फिर पूरा 3 घंटा निकल गया, फिर आपका 15 ही क्वेश्चन हुआ है। तो वैसा नहीं, ठीक है। ये टेक्निक समझ आया। अच्छा ये एक दिन में नहीं होगा ना कि आपने बस इसको लिख लिया, ये देख लिया और सीख गया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूरा प्रॉपर समय लगेगा आपको, कम से कम 1 साल का। इसको जब भी आप 8 मार्क्स से क्वेश्चन लिखो पहले इसको अप्लाई करो, 15 सेकेंड दो सोचने के लिए, जो जो आपको फैक्ट याद आ रहा है तुरंत उसको छोटा छोटा लिख लो कि टाइम वाइम ऐसा सारी चीज़ें, उसके बाद फिर इसको लिखना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बार बार प्रैक्टिस में आएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक। उसके जब आंसर हो गया तो उसको रफ कर दो पेंसिल वाले में, हल्का हल्का लिखना, आपको बहुत गड़ा के तो लिखना नहीं है। और पेंसिल भी मैं बोलता हूँ कैसा ना रखो, जिसके पीछे रबर बच्चे वाला होता है ना पेंसिल, जिसके पीछे रबर होता है, ये तो अलग रबर ढूंढ रहे हो, अलग, अरे रबर गिरा दिए टेबल से, वो ढूल गया बेचारा, उतना दूर चला गया ये भी तो होता है, मिटा मिटा के बेचारे को पूरा घिस डाले, वो गोल हो गया है, और उसके बाद वो गिर गया, वो उधर ढूल गया, उसका रबर भी नहीं है। और इतने इंट्रोवर्ट हैं कि मैडम को बोल भी नहीं पा रहे कि मैडम रबर गिर गया है, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, सोच रहे हो।
तो इंट्रोवर्ट होना भी एक अपने आप में दिक्कत वाली बात हो जाती है। खैर, ये वाला चीज़ समझ आया कि किसी भी बड़े क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक, ये तो तब की बात है जब आपको इसके बारे में नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो क्या ही कर लोगे, फिर छोड़ देना, फिर जैसा समझ आ रहा है वैसा लिखना। ठीक, पैराग्राफ वाला चीज समझ आया, कहाँ से स्टार्ट करना है वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो कॉपी है उसमें आपको कोशिश करनी है कि काट छाट कम से कम हो। ठीक, जैसे आपने लिखा, ठीक, अब हो सकता है कि आपने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, मान लो इसको आई कर दिया, ई कर दिया, गलती हो गई, तो आपको काटना है इसको। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक भी गलती ना करो, पॉसिबल नहीं है। तो अगर गलती हो गई तो मुझे सिर्फ क्या करना है, उसको हल्के से पेन से यूं करना है। ये आपके स्कूल में भी सिखाए होंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक बूंद भी दिखना नहीं चाहिए टीचर को क्या लिखा था, मेरी गलती ही छुप गई पूरी, देखो मैं कितना होशियार हूँ, पूरा कोचर बोचर कर दिए। अब जो पहले गलती नहीं दिख रही थी, अब एक ही बार में दिख जाएगी। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलतियों को दिखा देना बुरी बात है। और अच्छी बात इसमें है, अच्छाई इसमें है कि आपको अपनी गलतियों को छुपाना भी आना चाहिए। अगर आपको अपनी गलतियां नहीं छुपानी आती तो जीवन भर आप गलत ही बने रहोगे। अपनी अच्छाई को दिखाना आना चाहिए, अपनी गलती को छुपाना आना चाहिए। ये कला है। झूठ बोलना भी क्या होता है, कला। सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग इतने सच्चे होते हैं कि कुछ झूठ बोलते हैं तो उसके चेहरे में दिख जाता है, घबरा घबरा से। बोले भाई तू सच ही बोल दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो सीखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत सीख लेना, थोड़ा बहुत। अब उसको यहीं मत अप्लाई कर देना, तो जो जो सिखा रहे यहीं अप्लाई कर दोगे, आज्ञाकारी नहीं बनना तो यहीं कर दोगे, झूठ बोलना है तो यहीं बोल दोगे, वहां जहां पर आपको जरूरत हो। ठीक है, सच्चाई की मूर्ति, आदर्शवाद, ये सब किताबों में और रामायण के सीरियल में अच्छे लगते हैं। सच्चाई और ये सत्य और वास्तविक दुनिया में उसका कोई भी वास्ता नहीं है। थोड़ी बहुत इंसानियत ठीक है, बाकी चीज़ें आदर्शवाद में छोड़ दो। ठीक, तो कांट वाट छाट में ज़्यादा मत करना भैया, ये तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, कॉपी जो चेक करेगा ना व्यक्ति, उसका भी मेंटल स्टेटस आपका भविष्य तय कर सकता है। चाहे आपने अच्छा लिखा हो चाहे बुरा लिखा हो सकता है कि वो उसका मेंटल स्थिति जो है उस कंडीशन में ना हो कि वो अच्छा नंबर देने के मूड से आया हो, क्योंकि उसका ऑलरेडी दिमाग खराब हो, घर में झगड़ा उगड़ा हो गया हो, तो चार ठो बेलन खा के आया हो, रोटी रोटी कर रहा था और रोते रोते आ गया। अब जो गुस्सा है वो कहाँ निकालेगा, तो श्रीमती पे नहीं निकाल पाया, क्योंकि वहां पे चलती नहीं बेचारे की। तो चला कहाँ सकता है जहाँ पे पेन चल रहा है। तो फिर अब वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ेगा और उसके बाद आपको निपटाएगा। ये हो सकता है, ये होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या वो आपको सिर्फ प्रताड़ित करने ही आया है उस दिन, वो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छे मूड से आया हो, बोला ठीक है यार अच्छे सब बन जाए कलेक्टर, वो यही मूड से आए हो, तो हो सकता है कि जहाँ पर आपको आधे नंबर मिल रहे थे वहाँ पर आपको 1 नंबर मिल गया। ऐसा नहीं कि मूड अच्छा तो 1 का ज़्यादा देगा आपको, है ना, आधे एक आध नंबर ऊपर नीचे करेगा, और वही आधे एक आध नंबर जो है ना वो आप बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो वो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस ये कर सकते हैं अपना पेपर अच्छा रखें, उसका मूड खराब भी हो तो अच्छा हो जाए। ठीक, इसके अलावा किसी प्रश्न का एक्सपांशन यानी कि विस्तार कितना होना चाहिए। विस्तार का मतलब ये है कि किसी आंसर को कितना लिखना है, और ये खासकर बड़े क्वेश्चन 15 मार्क्स में और आपके ऐसे वाले पार्ट में
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एक टॉपिक को जो आप लिख रहे हो उसको कितना खींचना है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमने जो पढ़ा है हमको वही लिखना होता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर हमने जो किया है तैयार उसके हिसाब से चले। हम चाहते हैं हमने जो याद किया है, हमने जो तैयार किया है ऐसे, वही ऐसे आए, और वो आता नहीं है, उससे मिलता जुलता आ जाता है। तो बोले लिखना तो वही है जो हमने पढ़ा था, ये कॉलेज में हमने किया है ऑलरेडी, आप सब एक्सपीरियंस लोग हैं, सबको पता है। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन याद कर लिया है एक साल में, और आने वाले पेपर में कुछ भी आए लिखना तो वो 10 ही है, मतलब वो 5 ही है उसमें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी। कॉलेज में चल जाती है, यहाँ पर नहीं चलेगी। कॉलेज में हो सकता है कि उसमें आपके पेपर की मोटाई देख करके ऐसा तोल करके नंबर मिलते हो, यहाँ पर तोलने वाला सवाल ही नहीं है, वो आपके शब्दों को नापा तोला शब्द देख करके आंसर देगा। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन को उतना ही लिखना है, उतना ही एक्सपांड करना है, उतना ही विस्तार देना है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, मुझे आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूछा क्या है इससे फ़र्क पड़ता है। पूछा क्या है, कुछ और बता रहे हो बस इसलिए कि मुझे आता है, तो उसको वो नहीं जानना है जो आपको आता है, उसको वो जानना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस में मास्टर हो, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है एक एग्जामिनर को कि आपको मैंने क्या पूछा था और आपने क्या बताया। ठीक, कंडीशन आप डिसाइड नहीं करो, कंडीशन मैं डिसाइड करूंगा, कंडीशन एग्जामिनर डिसाइड करेगा, और उसके कंडीशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है और अपना बेस्ट देना है। आई बात समझ में? तो उतना ही लिखना जितना आपको पूछा गया है, ना कम ना ज़्यादा, पहली बात। नेक्स्ट, क्वेश्चन का बैलेंस्ड वे में होना, बैलेंस्ड आंसर। और ये खास करके तब आप इसको ध्यान रखना जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन हो कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो, मल्टीपल क्वेश्चन हो। मल्टीपल क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछा गया है। ठीक, जैसे हमसे पूछा गया कि समुद्रगुप्त करके एक राजा था, उसके विक्ट्री कैंपेन से क्वेश्चन पूछा है मान लीजिए। ठीक, 15 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन पिछले साल आया है, हमने उसको क्लास में करा भी था, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से भी किया था, और वो एज इट इज क्वेश्चन आया भी था। ठीक, ये समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन, और मैंने ये भी कहा था कि भैया ये आते ही रहता है, और ये आया भी, और आगे भी आएगा। ठीक, अब उसने क्वेश्चन पूछा 15 मार्क्स में, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है अपने आप में 5 पार्ट में बटा हुआ है, क्योंकि उसके जो पूरे एक विक्ट्री कैंपेन है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। तो मुझे क्या करना है, इन पांचों विक्ट्री कैंपेन को इक्वली समझाना है अच्छे से। मैंने किसी एक को अच्छे से समझा दिया और बाकियों को छोड़ दिया, ठीक, तो फिर वो उस प्रपोर्शन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। जिसका जो उसका रिक्वायरमेंट होता है वही आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन में देखें कि मल्टीपल क्वेश्चन है या मल्टीपल चीज़ें आपको बतानी है ना। कभी लिखा है परिभाषित करें उसके बाद फिर विस्तार करें, तो परिभाषा भी देनी है, विस्तार भी करनी है। तो उस तरीके से आपको बैलेंस वे में रखना है, 50-50 का बैलेंस होना चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन पूछा है एक क्वेश्चन में 50-50 का बैलेंस, अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो उस प्रकार से बैलेंस होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अगली चीज़ है डायग्राम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायग्राम बनाना। ये जो आपके पेपर होते हैं मेंस के, ये पेपर लिखने के हैं, डायग्राम बनाने के नहीं। एक बात दिमाग में रख लें कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छा लिखने वाले हो, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप अच्छे चित्र बनाने वाले हैं। और चित्र भी आपको तब बनाने हैं जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ज़रूरत कहाँ पे होगी? बायोलॉजी जो आप लिख रहे हो, साइंस का सब्जेक्ट लिख रहे हो, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है आपके जियोग्राफी में मैप्स वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं लगता कि आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। फ्लो चार्ट वगैरह अलग चीज़ है, फ्लो चार्ट कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग चीज़ है। ठीक, डायग्राम प्रॉपर आपको। और अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि हम डायग्राम किससे बनाएंगे, पेन से ही बनाएंगे। ठीक, और अगर हम डायग्राम बना रहे हैं और वो डायग्राम गलत बन गया, फिर क्या होगा? आप उसको ना मिटा सकते, वो ऐसी गले की हड्डी बनेगी ना, उसको उगल सकते ना निगल सकते। पहले सोचा था कि डायग्राम बना के समझा देंगे, अब आधा डायग्राम बना के गलत हो गया, अब समझा भी नहीं सकते और डायग्राम को सुधार भी नहीं सकते क्योंकि पेन से बनाया है। ठीक, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चित्र है अगर, तो फिर वो पेंसिल वेंसिल यूज़ करोगे, उसके बाद फिर उसको पेन से यूज़ करोगे, इतना समय होगा भी नहीं कि पहले पेंसिल से अच्छे से बना लो, उसके बाद फिर पेन से बना लो, तो कहाँ उतना समय होगा। तो डायग्राम पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कॉपी चेक, अभी मेंस का चल रहा है, देखना कॉपी आएगी बहुत सारी, मैं दिखाऊंगा एक आध कॉपी। मतलब उनको लगता है कि जीवन में वो पैदा ही हुआ है डायग्राम बनाने के लिए, हर क्वेश्चन में डायग्राम बना देते हैं। छत्तीसगढ़ का डायग्राम बना रहे हैं, लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोयला कहाँ कहाँ से मिलता है, छत्तीसगढ़ में डायग्राम बना दिए, है ना, लिखे इतने इतने से पार्ट में और डायग्राम यहाँ बना दिए, और वो डायग्राम भी ना ढंग से बना पाए ना लिख पाए अच्छे से। अब वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कोयला मिलता है, भाई तेरा छत्तीसगढ़ ही नहीं दिख रहा है, तो कोयला कहाँ से दिखेगा उसमें? दिखाना चाहते हैं वो चिरमिरी को, और इंडिकेट कर दिए बेचारे बिलासपुर को। इतना ही तो फर्क है ना, इतना सा चित्र बनाएंगे कितना ही फर्क हो जाएगा उसमें। तो ये सारी दिक्कत होती है। तो डायग्राम पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ स्पेसिफिक ज़रूरत होगी वहाँ पर लगा देना, वो बहुत कम। और वही डायग्राम बनाना जिसकी प्रैक्टिस हो, कुछ नया वहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत हुआ तो ना लिख पाओगे ना डायग्राम बना पाओगे। ठीक, इसके अलावा कभी कभी आपको क्वेश्चन के बीच में कुछ डेटा देने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन के, जो कुछ इतिहासकार होते हैं या कुछ जो समाजशास्त्री होते हैं, उनके कोटेशन देने पड़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक होनी चाहिए। कोई डेटा दे रहे हैं आप, ठीक है, क्राइम रिपोर्ट का डेटा दे रहे हैं आप कि भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के इतने इतने मामले दर्ज हुए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026। अब 2026 की रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन डेटा दे रहे 2026 का, और पता है ही नहीं आपको, लेकिन आप सिर्फ एनसीआरबी का ही रिपोर्ट आता है, आपने उसको लिख दिया और डेटा गलत है। तो जो चेक कर रहा है उसके पास तो सारा डेटा अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो ले आएगा वो डेटा, तो कई फ़र्क पड़ता है, उसके पास तो फ़ोन भी होगा, तुरंत देख लेगा। और अगर मिसमैच किया डेटा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो ठीक है, नहीं तो फिर। तो कभी भी डेटा अगर जो दोगे वो कैसा होगा, प्रामाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में एक और खासियत क्या होनी चाहिए, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होना चाहिए। अनऑथेंटिक डेटा दोगे तो आपका नंबर काटेगा वो, और बाकी के क्वेश्चन, बाकी के भी आंसर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, किसी इतिहास का कोटेशन लिखना है, अब जनरली होता है समाजशास्त्र में, सोशोलॉजी में, कि बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, है ना, और याद तो नाम आते नहीं उनके, अजीब अजीब नाम रहते हैं सबके सब। कभी कभी थोड़े बहुत कोटेशन उनके याद आ जाते हैं। तो हम लोग पहले कॉलेज में ऐसे करते थे कि समाजशास्त्री का नाम याद नहीं है, लगभग इंग्लिश में और जर्मन में रहते हैं उनके भाषा के नाम, उनके नाम, तो किसी एक आध स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम याद है, क्रिकेट विकेट खेलता है, उसका नाम लिख दिए, बोले एंड्रू फ्लिंटॉफ के हिसाब से। तो एंड्रू फ्लिंटॉफ के अनुसार इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है। तो ये कॉलेज में कर रहे हैं, करें हम लोग पहले कि कुछ भी लिख दो, किसी भी इंग्लिश व्यक्ति का नाम, और उसके बाद वो परिभाषा भी आपकी, व्यक्ति भी आपका, नंबर भी आपका, फिर वहाँ। यहाँ ऐसा करोगे तो निपटा देगा, यहाँ नहीं कर सकते। या तो मत लिखो, या तो फिर लिख रहे हो तो ऑथेंटिक लिखो।
ठीक है, पढ़े हो लिख अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको स्किप करो, है ना। तो जो भी आप लिख रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं भाषा के बारे में। जल्दी तो नहीं आप लोग को, किसी को भूख लग रही है? हाँ तो भूख को रोकनी पड़ेगी ना। अभी थोड़ी बोल रहे कि सर भूख लग रही समोसा खिला दो, ठीक है। पहली बात, एक बड़ा डिबेट चलता रहता है इंग्लिश वर्सेस हिंदी, इंग्लिश मीडियम में पेपर दे कि हिंदी मीडियम पेपर दे, ठीक। किसी को ना एडवांटेज है ना किसी को डिसएडवांटेज, ये बात आज आप क्लियर कर लो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपको लगता है कि आजकल इंग्लिश मीडियम वालों का नंबर ज़्यादा आ रहा है, यूपीएससी में हमेशा इंग्लिश मीडियम वाले टॉप करते हैं, तो हिंदी में देना जो है मेरे लिए घाटे का सौदा है, बोले ऐसा नहीं है। यूपीएससी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की संख्या ही कम होती है, अगर रेशियो देखोगे बहुत कम होती है, इसीलिए उनका नंबर ऑफ सिलेक्शन भी कम होता है। अब आप खुद सोचो, यूपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं 10 लाख लोग, ठीक है, 10 लाख लोग, हिंदी बेल्ट के कितने लोग होंगे? हिंदी बेल्ट के छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये है हिंदी बेल्ट। इसके अलावा सारा बेल्ट कौन सा है? अलग अलग भाषा वाला है। इस हिंदी बेल्ट के क्या सारे बच्चे हिंदी में पेपर देते हैं? नहीं देते। बोलते भले अपने हिंदी में है सारी चीज़ें, लेकिन सारे के सारे, मतलब जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट वहाँ पर जाते हैं पेपर देने, उसमें से 60% से ऊपर लोग कोई किस भाषा के होते हैं? दूसरी भाषा के, खासकर इंग्लिश के। दूसरी भाषा मतलब इंग्लिश भाषा, तो इंग्लिश में पेपर देने, तो नंबर ऑफ बच्चे वहीं कम हो गए ना। अब आप फिर पूरे भारत में अलग अलग, तमिलनाडु का बच्चा हिंदी में देगा क्या? केरल का बच्चा, कश्मीर का बच्चा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो ये कहना कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ये बहुत तुच्छ बात है। तो इस बात को सोच करके आप डिमोरलाइज मत हो जाइए कि यार हम हिंदी मीडियम वाले तो हमारा नंबर, ऐसा नहीं है। आधी बात समझिए, इंग्लिश मीडियम को कोई विशेष एडवांटेज है का? ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में हो सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा उनको एडवांटेज नहीं है, ठीक। तो भाषा को लेकर एकदम क्लियर रहिए। आप अपनी भाषा अच्छी करिए, चाहे आप किसी भाषा में दे रहे हो, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉपी भी अच्छे से चेक होती है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी मत सोचना कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लिखना अच्छे से पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात, भाषा में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है लिखते समय पर। जैसे एक होता है लिखावट के समय पर फ्लुएंसी, उसका प्रवाह। जब आप आंसर कोई पढ़े आपका, तो आपके आंसर के साथ वो बह जाए, अटक अटक के मत पढ़े। अगर आपने कुछ एरर कर दिया, एरर मतलब ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, अगर आपने ग्रामेटिकल एरर किया है तो वहाँ फंसोगे, फिर वो फ्लुएंसी टूटेगी, ठीक। दूसरा, वर्तनी, स्पेलिंग, हिज्जे, मात्राएं, अगर आपने गलत लिखा है तो फ्लुएंसी वहाँ टूटेगी। जहाँ पे का लिखना था वहाँ पर की लिख दिए हो, जहाँ पर छोटी लिखना था वहाँ पर बड़ी लिख दिए हो, ठीक। तो इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होंगी, छोटी मोटी जो एरर होंगे, वो आपकी पूरी भाषा की फ्लुएंसी को ख़राब कर देगी। और जिस रिदम में वो पढ़ रहा होगा वो रिदम टूटेगा, और एक बार अगर टूटा तो वो दोबारा आपके क्वेश्चन को पढ़ेगा नहीं, आंसर नहीं पढ़ेगा, फिर वो आपको टर्क आएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए बोल रहा था शुरुआत में ही कि आपको उस लेवल पे लिखना है जिसको साहित्यिक लेवल बोलते हैं, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो चाहे हिंदी में लिख रहे हो। तो कभी कभी ना बेवजह ही कुछ अच्छा लिखा करो, हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम से अलग का कुछ चीज़ हो, आपके मन की बात हो, लेकिन लिखा करो। इससे आपके अंदर जो ना अच्छी लिखावट की गुण है ना वो विकसित होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है बस वही लिख रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है वो भी लिख सकते हो। डायरी लिखा करो रात में 5 मिनट, बहुत काम आएगा, है कि नहीं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें याद रखना। ग्रामर का यूज़ सही से करना, ग्रामर नहीं खराब है तो सुधार लो, हालांकि सुधर ही जाएगा जब आप हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर पढ़ोगे तो। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बच्चे एक बात ध्यान रखना,
कि हिंदी एक्चुअल में हमारी बहुत ख़राब है। हिंदी में प्रॉपर हिंदी हम यूज़, जैसे हमने यूज़ कह दिया, हम भाषा भी जब बोल रहे हैं आपस में तो कैसा बोल रहे हैं, उसमें 25-30 शब्द जो है, पर्सन शब्द जो वर्ड है वो किसके हैं, हिंदी के हैं, और बाकी अदर लैंग्वेज के हैं। 25 जो परसेंट शब्द होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। इसके अलावा हमारी भाषा में अरबी है, फारसी है, तुर्की है, और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं नई पैदा भी कर लेते हैं हम लोग, नई भाषा ही पैदा कर लेते हैं, कालिके वाली भाषा नहीं, बाहुबली वाली। तो हमारी भाषा वैसे ही खराब है, हम जिस तरीके से बात करते हैं वो बहुत खराब बात करते हैं। तो पहले बात करना सुधारिए। अगर आप हिंदी मीडियम के प्रॉपर स्टूडेंट हैं ना, तो एक अच्छा चीज़ आपके सामने ये रख रहा हूँ मैं, कि आपका जो फ्रेंड होगा जो हिंदी मीडियम का है, उससे आप शुद्ध हिंदी में बात करना शुरू करो। ऐसे ही नहीं, एटलीस्ट 10-15 मिनट दिन में बोलना शुरू करो। इस समय जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना बड़े, मतलब 3-4 बच्चे जो अभी दे रहे हैं, आज है इंटरव्यू, आज क्या तारीख है, आज हमारे बच्चों का इंटरव्यू है पीएससी का, वो जो बीच में पेपर हुआ था ना, बाल देख रेख संस्था वाला उसका। तो देखते हैं आज क्या रिजल्ट आता है। दोनों बच्चों का आज ही है। उनको सबसे बड़ा डर यही है कि हमको बोलना नहीं आता सर। उन्होंने सिर्फ 15 दिन में बोलना सीखा है। 15 दिन में कितना सीख लोगे आप? इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इंटरनेट पहुँच जाओ ना, तो वहाँ पे आपके सामने धुकधुकाहट ना हो कि मुझे बोलना ही नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता। तो अपने दोस्त को ना सामने बिठा लिया करो 7-8 मीटर के गैप में, और ना एक दूसरे से इंटरेक्ट किया करो, अपने बारे में कुछ भी बात करो। उसमें भाषा का ध्यान रखो, शब्दावली का ध्यान रखो, अपने ज्ञान का ध्यान रखो, ठीक है। उस तरीके से आप चालू करो बात करना। ये आपको आज नहीं, आने वाले कुछ समय में आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है ट्रेनिंग के बाद नहीं, उसके पहले। वो आपको अधिकारी के रूप में देखेगा इंटरव्यू लेने वाला, आपको अधिकारी बनाने के लिए नहीं भेजेगा कि हाँ चलो ये अच्छा है बनाने, ऐसा नहीं। वो आपको देखेगा एक अधिकारी के रूप में। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। लिखना उखना तो एक तरफ है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। उसके लिए अलग क्लास करने की ज़रूरत आपको नहीं है कि उसकी अलग क्लास स्टार्ट कर दिए, बोलना कैसे है, कितना ज़ुबान खुलना चाहिए बोलते समय, जब हंसते हैं तो 3 इंच की स्माइल होनी चाहिए, सिखाते हैं ना वो सारी चीज़ें, स्माइल होनी चाहिए 3 इंच की। वो सब फालतू की चीज़ें हैं। आप सिर्फ इतना करिए, एक दूसरे को आगे बैठा लीजिए और बात करिए, और बात करते समय शुद्ध हिंदी या जिस भी भाषा में आप हो उसको ट्राई करिए। अपने आप सुधर जाएगी। आपको बोलना नहीं आता, बोलना सीख जाओगे। आप हिचकते हो, हिचकना दूर हो जाएगा। आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप थोड़े से खुलने लगोगे, बहुत फ़ायदा होगा इससे। ये बात मानो आप, ठीक है, तो इसको याद रखो। हाँ, मैं कह रहा था कि जब आप हिंदी में लिख रहे हो अपना लैंग्वेज, अपना पेपर, तो वहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि शुद्ध हिंदी और संस्कृत के मिलते जुलते वर्ड जो है, शब्द जो है, उसका यूज़ करना स्टार्ट करें लिखते समय, ठीक। अरबी फारसी है ना, जन्नत नसीब हुई, अशोक को है ना, आप लिख रहे हो अशोक के बारे में, अशोक जो है वो रेस्ट इन पीस हो गया लिख दिया उसमें। हाँ, अब 90% लोगों को तो यही नहीं पता कि रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है। बस कह लिख देते हैं कि रेस्ट इन पीस, उसके पीछे की फिलॉसफी आधे लोग को पता ही नहीं है। तो कहाँ पर आपको रेस्ट इन पीस लिखना है, तो वहाँ पर आप स्वर्गवासी लिख सकते हो, है ना। तो वो सारे शब्द उर्दू फारसी से बचिए, सीधी बात यह है। इंग्लिश तो नहीं लिखोगे वहाँ पर, उर्दू फारसी शब्द जो होंगे उनको ना लिखने का प्रयास करो, शुद्ध हिंदी और संस्कृत के शब्द लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो फारसी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, तो वो उसको आप स्किप करिए, उसके जगह पर आप उसका अल्टरनेटिव हिंदी और संस्कृत का शब्द ढूंढने का प्रयास कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि लिखते लिखते कुछ शब्दों के हिंदी नहीं होते और कुछ शब्दों के इंग्लिश नहीं होते। आई बात समझ में? आप हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द को आपको हिंदी में ही लिखना है, सॉरी इंग्लिश में ही लिखना है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है एंथ्रोपोलॉजी,
अब आपको याद ही नहीं आ रहा कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप अपना फ्लो तोड़ोगे क्या? मतलब एकदम 15-20 सेकंड सोच लिया, उसके बाद भी याद नहीं आ रहा, तो क्या करो, एंथ्रोपोलॉजी लिख दो। कैसे? देवनागरी में। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देवनागरी में ही लिख दो, इंग्लिश बस यूज़ नहीं करना। मतलब आप जिस भाषा में पेपर दे रहे हो उस भाषा की लिपि से हटना नहीं है। आई बात समझ में कि यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी को इंग्लिश में लिख दिया आप, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना। यही सेम कंडीशन किसके साथ है? इंग्लिश मीडियम के साथ। कुछ कुछ शब्द जब वहाँ पर फंस जाओ कहीं पर और उसका आपको इंग्लिश वर्ड याद ना आए, हिंदी ही याद आ रहा है, तो आप हिंदी में डाल दो। ये खास करके आपके साथ फिलॉसफी में हो सकता है। जैसे एक शब्द होता है हेडोनिज्म, सुखवाद बोलते हैं उसको, सुखवाद। अब उसको आपको याद नहीं आ रहा कि हेडोनिज्म बोलते हैं सुखवाद को, तो आप लिखते लिखते क्या कर दो, सुखवाद। चलेगा? चल जाएगा ये। हर जगह नहीं चलेगा लेकिन, कि पूरा इंग्लिश में हिंदी में ही लिख दिए कि मेरा नाम, ये ऐसे करके पूरा व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख दिए, वैसा नहीं चलेगा ना। कहीं कहीं पर ऐसा फंसो इस टाइप के दोनों लैंग्वेज में, तो यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, स्पेलिंग वगैरह गलती मत करना। अगर स्पेलिंग गलती कर रहे हो, आपकी स्पेलिंग छोटी है बड़ी है देख लो, मीडियम रहनी चाहिए, सबसे बेस्ट है। बहुत छोटी तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ी है तो ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, तो इसको ध्यान रखना वो चीज़ों का। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, इसको बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड किसी भी आंसर का जान होता है उसका कीवर्ड। नंबर उसी से डिसाइड होता है, एक्स्ट्रा एज उसी से डिसाइड होता है। तो अगर आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो, हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय कीवर्ड की। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कहा था, विक्ट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के उत्तर भारत विजय अभियान, विक्ट्री के नॉर्थ इंडियन विक्ट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त, इस पर आपको आंसर लिखना है 8 मार्क्स में। आपने सब चीज़ लिखा, किसको हराया, कैसे हराया, कब कब हराया, वो सारा चीज़ आपने लिख दिया। ठीक है, अब इस आंसर का होगा 2 कीवर्ड। पहला कीवर्ड है आर्यावर्त और दूसरा कीवर्ड है इसका ये 2 इससे कीवर्ड हैं। आर्यावर्त क्योंकि उसके जो नॉर्थ इंडिया विक्ट्री कैंपेन है उसको नाम दिया गया है आर्यावर्त विजय अभियान, और कालिदास ने उसके विक्ट्री कैंपेन को जो नॉर्थ वाला है उसको प्रसभोद्धरण कहा है। ये उसका एक वो टेक्निक था जीतने का, टेक्निकली। तो ये 2 कीवर्ड है। अब जब एक क्वेश्चन आएगा और जब आप इसको लिख रहे होगे तो कॉपी चेक करने वाला ये सिर्फ 2 वर्ड ढूंढेगा आपके पूरे आंसर में कि आपने कहाँ इसको लिखा है। आपने बहुत अच्छा लिखा है सिवाय इस 2 वर्ड के, तो वो आपको 3 नंबर से ऊपर नहीं देगा। लेकिन ये 2 वर्ड देख के हो सकता है कि वो 5 से 6 नंबर तक चला जाए। ये होता है पावर कीवर्ड का। हर क्वेश्चन का क्या होगा, कीवर्ड, ये ध्यान रखना। आपको उसी को ही हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। ये प्रसभोद्धरण को मैंने जहाँ पे भी लिखा, क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। मैंने दिखा दिया कि मैंने यहाँ लिखा है, उसको देखने के फिर वो समझ जाएगा कि आप इतने महान हो, आपको पता है दोनों शब्द, आपने आराम से इसको डील कर लिया होगा, फिर वो आपको आराम से नंबर दे देगा।
ठीक, कुछ लोग पूरा लाइन ही अंडरलाइन कर देते हैं, कई है तो 3-3 लाइन अंडरलाइन कर देते हैं। तो वो पूरा, तो सर पूरा इंपॉर्टेंट लग रहा था। इंपॉर्टेंट तो आपका पूरा सिलेबस है, तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर थोड़ी अंडरलाइन कर दोगे। अंडरलाइन किया जाता है दो चीज़ों को। पहला चीज़ हेडिंग, अगर आपने कुछ मेन हेडिंग दिया है, साइड हेडिंग दिया है, उसको अंडरलाइन करोगे। और दूसरा आपके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। इसके अलावा आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक लास्ट चीज़, उसके बाद आप लोग की छुट्टी। छुट्टी कहाँ, दूसरा भी है ना, पॉलिटिक्स, हाँ अच्छा वहाँ है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ ये है, जो अभी डिबेट का विषय बन रहा है, आंसर पॉइंट में लिखें कि पैराग्राफ में लिखें। इजी किस में पड़ता है, पॉइंट में। अच्छा किस में लगता है, ये तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा चीज़ें अच्छा लग रहा है। हम वो लोग हैं जिनको पैराग्राफ अच्छा लगता है, क्योंकि राइटिंग का मतलब तो पैराग्राफ ही होता है ना। पॉइंट लिखना थोड़ी ना है, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, ये भी पॉइंट में तो लिख रहे हो आप। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स 4 मार्क्स आप पॉइंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बड़े क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बशर्ते पॉइंट विथ पैराग्राफ होनी चाहिए। मिक्स करके लिखना सबसे बेस्ट पॉलिसी है। 8 मार्क्स से क्वेश्चन, अगर आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन को 12 लाइन 10 लाइन में लिखना है, 10-12 लाइन में, तो 10-12 लाइन का पॉइंट में लिखोगे आप, वो तो बच्चों जैसा हो जाएगा ना। कुछ पॉइंट कुछ पैराग्राफ, एक पैरा फिर उसको पॉइंट में डिस्क्राइब, क्वेश्चन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से तय करना है। तो पॉइंट विथ पैराग्राफ सबसे बेस्ट पॉलिसी है। पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा बोझिल लगता है, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने वाले के दृष्टिकोण से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि आपको उसको 4 पेज पढ़ना आपके आंसर को नंबर देने के लिए, वो पूरा पैराग्राफ में है, तो फिर वो थोड़ा सा उसके लिए उसका नंबर नहीं छूटेगा हाथ से। तो पॉइंट यूज करो, लिमिटेड विथ पैराग्राफ, दोनों को सही कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेंस के बारे में और लिखने के बारे में, जो क्लास के बीच में हम लोग बात करेंगे। हर चीज़ पर हम एक ही दिन में तो बात नहीं कर सकते। ये जो ओवरऑल एक आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके साथ यहाँ पर आज डिस्कस किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और जो होगा अपन रोज़ तो भी मिलने वाले हैं, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं प्रॉपर, जब स्टार्ट करेंगे अपन कल से सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर वहाँ पे। ठीक है, अच्छा किन्होंने कभी जीएस वगैरह कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक। मेरे ख्याल में जितने अभी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आज, नए रंगरूट, कोई जीएस के पढ़ा नहीं है, जीएस में हो नहीं। ठीक है, फिलॉसफी सुन करके डर मत जाना, है ना, कि हमारा हिस्ट्री नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो फिलॉसफी पढ़ पाएंगे नहीं। बिल्कुल पढ़ लोगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिर्फ कहानी जैसा है कुछ, अब वो आपसे रिलेट करता है। ठीक है, तो जब आप अपने आप को समझने लग जाते हो, फिलॉसफी भी समझ जाओगे। ठीक है, बहुत इनिशियल लेवल पे शुरुआत करेंगे, बहुत बहुत इनिशियल लेवल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और ऊपर तक जाएंगे, है ना। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।